निधि अपने ससुराल में बहुत खुश थी। वो सुबह सुबह तैयार होकर खुद से बात करती है। अभी माँ जी बाहर गई हुई है, माँ जी के घर आने से पहले ही मैं चली जाती हूँ, क्योंकि अगर माँ जी को ये पता चला ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो वो मुझे कहीं भी जाने नहीं देंगी। ऊपर से माँ जी मुझे सुना सुना कर मार देंगी। यही सही रहेगा कि माँ जी के आने से पहले ही चली जाऊं। निधि जल्दी से तैयार होती है और अपनी सास के आने से पहले ही अपनी ननद सुमन के घर चली जाती है। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी, मिलने का भी बहुत मन हो रहा था। तभी तो दीदी मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आई हूँ। सुमन अपनी भाभी के साथ बैठकर बात कर रही होती है। तभी वहाँ सुमन की सास रेखा आती है और निधि को देखकर कहती है, बहू तूने बताया नहीं कि तेरी भाभी आई है? माँ जी भाभी तो अभी आई है, और भाभी आई तो मैं इनसे बात करने लगी। बातें करते करते ना समय का पता ही नहीं चला। वैसे मानना पड़ेगा तेरी भाभी को, तेरी भाभी है तो बहुत सुंदर। अच्छा बहू, तू अपनी भाभी की खातिरदारी करेगी या फिर ऐसे ही बिठाकर बातें करती रहेगी? हाँ माँ जी, मैं अभी भाभी के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। माफ करना भाभी, मेरे ना दिमाग से निकल गया। आप यहाँ बैठकर माँ जी से बात करो, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सुमन तुरंत वहाँ से चली जाती है खाना बनाने, और उसके बाद सुमन की सास और निधि दोनों बैठकर बातें करते हैं। सुमन सबके लिए खाना बनाकर खाने के टेबल पर लगाकर सभी को बुलाती है। कुछ देर बाद सब लोग आ जाते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाने पीने के बाद जब निधि जाने लगती है, भाभी आप आई और एक ही दिन में जा रही हो, अच्छा नहीं लग रहा है। कम से कम कुछ दिन तो रुकना चाहिए था आपको। वही तो निधि बहू, तू घर आई तो जैसे पूरे घर में रौनक ही आ गई थी। अब जा रही है तो दिल ही नहीं मान रहा, मन कर रहा है कि तुझे यहीं रोक लूं। माँ जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। लग ही नहीं रहा कि मैं आप सबसे पहली बार मिल रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि हम तो हर रोज मिलते ही रहते हैं। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही बहू। वैसे नई बहू तो कहीं आती जाती है नहीं, लेकिन तूने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। सुमन को भी काफी दिनों से बहुत अकेला महसूस हो रहा था। अब सुमन को भी अच्छा लग रहा होगा, क्यों बहू? हाँ माँ जी। वैसे भाभी अब कब आना होगा यहाँ पर? देखते हैं, अब जब भी यहाँ आना हुआ ना तो रुक कर ही घर जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। वहाँ माँ जी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है बहू, ध्यान से जाना। सबसे मिलने के बाद निधि वापस अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ निधि की सास रमा उसका इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही घर में कदम रखती है, रमा बौखलाते हुए कहती है, बहू तू क्या भूल गई है कि अब तेरी शादी हो गई है? तो अब कोई कंवारी नहीं है जो कहीं भी घूमती रहेगी। तेरी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है और तू इस तरह हर जगह घूम रही है। वैसे जरा बताएगी तू गई थी कहाँ, वो भी मुझे बिना बताए? माँ जी वो मैं ना सुमन दीदी के घर गई थी उनसे मिलने। मेरा उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा था ना, इसलिए। क्या तू मेरी बेटी के ससुराल चली गई, वो भी मुझे बिना कुछ बताए? अरे तेरी शादी को अभी महीना भर हुआ है और तू यहाँ वहाँ घूमने लग गई। तू जानती नहीं क्या कि नई बहू को कम से कम 1.25 महीने कहीं नहीं जाना होता है? माँ जी मैं कोई यहाँ वहाँ तो घूम नहीं रही थी, मैं तो बस अपने ननद के ससुराल ही गई थी। तो मेरी बेटी के ससुराल चली गई, लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि तेरे वहाँ जाने से वहाँ पर सब लोग क्या सोच रहे होंगे। मेरी बेटी को न जाने क्या क्या सुनना पड़ रहा होगा, और न जाने लोग कैसी बातें बना रहे होंगे कि अभी बहू को महीना भर हुआ नहीं और वो इधर उधर घूमने लगी। अरे कटवा दी तूने मेरी नाक। माँ जी आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं वहाँ गई थी जरूर, लेकिन वहाँ जाने से सबको अच्छा ही लगा। यहाँ तक कि सुमन दीदी की सास ने तो मेरी तारीफ भी बहुत की। मुंह पर तो हर कोई तारीफ ही करता है बहू, कोई किसी की मुंह पर बुराई थोड़ी ना करेगा। लेकिन तेरी पीठ पीछे ताने तो मेरी बेटी को ही सुनने पड़ रहे होंगे ना। बेचारी मेरी बेटी। माँ जी मैं आपकी बेटी के लिए ही तो उनके घर गई थी। बहू तो अब अपनी गलती को ऐसे बातें बनाकर ढक मत। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुझे मेरी बेटी के ससुराल जाने की जरूरत क्या पड़ गई। अरे घर पर तुझे कीड़े काट रहे क्या? माँ जी आप ना कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही हो, अपनी बेटी से ही पूछ लो। मैं वहाँ कुछ गड़बड़ करने नहीं गई थी जो आप मुझे इतना सुना रही हो। क्या पूछो अपनी बेटी से? तू तो करके आई ना जो तुझे करना था।
मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा तूने? तुझे तो हमेशा अपनी मन की ही करनी है। अरे लेकिन माँ जी। लेकिन क्या बहू, तुझे वहाँ किसी ने बुलाया ही नहीं। जब तुझे किसी ने बुलाया नहीं था तो तू मुंह उठाकर वहाँ चली कैसे गई? खुद की और हमारी दोनों की ही बेइज्जती करवा दी तूने। अब मिल गई ना खुशी तुझे। रमा अपनी बहू को बहुत खरी खोटी सुनाई जा रही थी और निधि की एक भी बात सुनी नहीं रही थी। निधि को अपनी सास की बातों का बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है। तभी वहाँ रमा का बेटा दीपक आता है और ये सब सुनकर कहता है, माँ बस भी करो। आप जिसको इतना सुना रही हो ना, आपको पता भी है आज उसकी वजह से आपके लिए कितनी अच्छी चीज हुई है। मेरे लिए क्या अच्छी चीज होगी? मेरी बेटी के ससुराल में तो मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं तेरी बीवी ने, और तू कह रहा है कि अच्छी चीज होगी। माँ भूल गई क्या जिस बेटी के बारे में आप इतना बोल रही हो? जब कुछ दिन पहले उसने आपसे पैसे मांगे थे तो आपके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे, और जब आपने मुझसे मांगे तो मेरे पास भी नहीं थे। हाँ तो क्या हुआ? मेरी बेटी ने पैसे क्या मांग लिए? बहू तो सीधा उसके ससुराल ही चली गई। अरे उसकी ससुराल जाकर बहू ये जताना चाह रही थी क्या कि उसने पैसे मांगकर कितनी बड़ी गलती की है? यही तो कह रहा हूँ माँ, मैं निधि कोई अपनी मर्जी से नहीं गई थी और ना ही वो किसी को ये जताने गई थी कि सुमन ने पैसे मांगकर गलती की है, बल्कि निधि आपकी बेटी के ससुराल उसकी मदद के लिए गई थी। निधि के पास पैसे थे तो वो खुद गई थी सुमन को पैसे देने। तू झूठ बोल रहा है। तू बस अपनी बीवी को बचाना चाहता है, इसीलिए ये सब मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। पर मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है, समझा तू? माँ मुझे आपसे झूठ बोलकर कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, वो सच जो मुझे निधि ने बताने से मना किया था। लेकिन आपकी ये हरकतें देखकर मुझसे अब और चुप नहीं रहा गया। लेकिन सच जाने के बाद भी आपको झूठ लग रहा है। ऐसा करो, आप खुद अपनी बेटी या बेटी के ससुराल वालों से पूछ लो। सारी बात पता चलने के बाद रमा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे अपने किए पर काफी पछतावा भी होता है। वो निधि से माफी मांगने के लिए उसके कमरे में जाती है जहाँ निधि रो रही थी। ये देखकर रमा कहती है, बहू सच में तू बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तू इस घर के बारे में कितना कुछ सोचती है, हमेशा घर का भला चाहती है, लेकिन मैंने आज तुझे इतना कुछ सुनाकर बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दे बहू। नहीं माँ जी, आपने कुछ गलत नहीं किया और मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वैसे मैं वहाँ सिर्फ ननद जी की मदद के लिए गई थी, लेकिन आपने तो मुझे ऐसे सुनाया जैसे मैं वहाँ ननद जी का घर तोड़ने गई थी। बहू मैं बस इसलिए गुस्सा हो गई क्योंकि बेटी के ससुराल से कोई बुलावा नहीं आया था, और ऐसे किसी के भी घर बिन बुलाए जाना अच्छा नहीं लगता। ऊपर से तेरी नई नई शादी हुई है, वहाँ पर सब लोग तेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे क्या नहीं, बस यही सोच के मैं भड़क गई थी। माँ जी, अब भी आपको यही दिख रहा है कि मैं आपकी बेटी के ससुराल में बिन बुलाए चली गई? सच में मेरी ही गलती है, मुझे नहीं जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। निधि को अपनी सास की बातों का बुरा तो लगता है पर वो कुछ नहीं कहती। उसी शाम सुमन अपनी सास के साथ निधि के घर आती है और आते ही निधि को गले लगा लेती है। थैंक यू भाभी, सच में आपकी वजह से मेरी बहुत मदद होगी। आप नहीं होती तो न जाने क्या होता मेरा। ननद जी आप यहाँ कैसे? और माँ जी आप भी इनके साथ यहाँ कैसे? हमने तो बुलाया नहीं आप लोगों को। आप यहाँ बिना बुलावे कैसे आ सकते हैं? ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। बहू ये क्या बोल रही है? ये सुमन की सास है और तू सुमन की सास से ऐसे कैसे बोल सकती है? वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में? माँ जी ये क्या बात हुई? अरे जब मैं सुमन दीदी के घर गई थी तब भी आपने यही कहा था ना कि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। न जाने मेरी बेटी के ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे। अब जब ये लोग हमारे घर आए तो हमें भी यही सोचना चाहिए ना। अरे हमें भी तो सोचने का मौका मिलना चाहिए ना। ये सब क्या हो रहा है? कोई हमें कुछ बताएगा? माँ जी अब आप ही बताओ। मेरी सास कह रही है कि मैं आपके घर बिन बुलाए चली गई तो आप लोग मेरी पीठ पीछे बात कर रहे होंगे, तो आप भी बिन बुलाए आए हो, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। लो भाई कर लो बात। अपनों के घर भी आने के लिए इजाजत की जरूरत होती है क्या? बेटी के ससुराल बहू आए या बहू के ससुराल बेटी, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। रेखा की बात ने रमा को सच में अपनी गलती का एहसास करवा दिया था।
जिसके बाद रमा सबके सामने निधि से माफी मांगती है और उनका पछतावा देख निधि अपनी सास को माफ भी कर देती है। सास की अनोखी बीमारी। आरती की अभी नई नई शादी हुई थी और वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे बिल्कुल वैसी ही सास मिली थी जैसा वो चाहती थी। पर ये क्या, शादी के अगले दिन ही उसकी सास सोना उसके कमरे में आकर उस पर बरसने लगती है। करम जली कहीं के, सुबह के 10 बज गए हैं और तू अभी तक आराम से घोड़े बेच कर सो रही है। तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? अपनी सास की ऊंची आवाज सुनकर बेचारी आरती डरती हुई उठ जाती है और अपनी सास का रौद्र रूप देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शादी से पहले माँ जी कितनी अच्छी थी, शादी होते ही माँ जी को क्या हो गया? ये अपना रौद्र रूप मुझे इतनी जल्दी क्यों दिखा रही हैं? सही कहते हैं सब, सास सिर्फ दिखने में अच्छी होती है, हकीकत में नहीं। सोना अपनी बहू को खरी खोटी सुना ही रही होती है कि तभी वहां उसका बेटा पवन आ जाता है। माँ शांत हो जाओ, हमारी कल ही शादी हुई है। बेचारी आरती बहुत थक गई थी और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए सो रही थी। मैंने ही कहा था आरती को आराम करने के लिए। मैंने सोचा था बहू के आने के बाद घर के काम बहू करेगी, पर यहाँ तो शादी के बाद भी मुझे ही घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। शादी के बाद तो मेरा बेटा भी जोरू का गुलाम हो गया। मेरा तो करम ही फूट गए ऐसी बहू पाकर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस तरह से सोना वहां से अलग अलग रंग दिखाती हुई चली जाती है। तो वहीं आरती भी फटाफट उठकर तैयार होने लगती है। तभी पवन आरती से कहता है, आरती तुम डरो मत, तुम्हें बहुत जल्द इसकी आदत हो जाएगी। किस चीज की आदत पवन जी? वो दरअसल ना मेरी माँ को एक अनोखी बीमारी है, टाइप्स ऑफ सासू माँ बनने की। कभी माँ अच्छी सास बन जाती है तो कभी खड़ूस, कभी पुलिस सास तो कभी डॉक्टर भी बन जाती है। और आज माँ ने ना खड़ूस सास का रोल लिया है, इसलिए वो आज पूरा दिन तुम्हें परेशान करेगी। तुम ना अपना थोड़ा ख्याल रखना। अपनी सास की अनोखी बीमारी के बारे में जानने के बाद अब आरती भी खुद को उस माहौल में ढालने की कोशिश करती है। समय के साथ सोना भी कभी गूंगी सास बनती तो कभी बड़बोली सास। पर सोना आज क्या बनी है? आइए देखते हैं। माँ जी, खाने में क्या बनेगा जल्दी से बता दीजिए, पवन जी को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। आरती बार बार सोना को आवाज़ देती है, पर सोना आरती की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप से न्यूज़पेपर पढ़ती है। ये माँ जी को क्या हो गया, मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? आज कौन सी बीमारी लगी है इनको? इतना बोलकर आरती अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास को आवाज़ देती है, पर फिर भी सोना कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद आरती अपनी सास के हाथों से न्यूज़पेपर छीन लेती है और कहती है, माँ जी आपको क्या हो गया है? मैं कब से आपको आवाज़ दे रही हूँ, पर आप है कि मेरी सुनी नहीं रही। बहू, यह क्या बदतमीजी है? तूने मेरा न्यूज़पेपर क्यों छीना? और तू सिर्फ अपने लिप्स क्यों हिला रही है? कुछ बोल क्यों नहीं रही? तेरी आवाज़ चली गई है क्या? अब आरती समझ जाती है कि आज उसकी सास बहरी सास बनी है, इसलिए आरती आज अपनी सास से कोई बात नहीं करती। अब इसी तरह से आए दिन सोना कुछ न कुछ बनती और एक दिन फिर सोना पुलिस वाली बन जाती है। अब जैसे ही उसकी बहू अपने कमरे से बाहर निकलती है, वैसे ही सोना उसके हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे एक बड़े से पिंजरे में बंद कर देती है। मिस आरती, तुम्हें क्या लगा था तुम जुर्म करके बच जाओगी? तुम नहीं जानती कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुजरिम कितना ही छुपने की कोशिश क्यों ना कर ले, पर कानून उसे पकड़ ही लेता है। माँ जी, आपके हाथ कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ आप मुझे वहाँ से पकड़ ही लेती हैं और बार बार इस लॉकअप में डाल देती हैं। माँ जी, आपको कितनी बार बोलूँ कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, बल्कि आपकी बहू हूँ। क्यों? मेरी बहू क्या कोई मुजरिम नहीं हो सकती? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें सब्जियों का मर्डर करते हुए। माँ जी, मैं सब्जियों का मर्डर नहीं कर रही थी, बल्कि सब्जी काट रही थी आपके खाने के लिए। देखिए माँ जी, आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आज मुझे आपके साथ ये खेल नहीं खेलना, इसलिए आप मुझे लॉकअप से बाहर निकालिए ना। आरती बार बार अपनी सास को बोलती रहती है कि वो उसे लॉकअप से बाहर निकाल दे, पर सोना उसे लॉकअप से बाहर निकालती ही नहीं और हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। अपनी सास से परेशान आरती
मैं क्या करूं माँ जी का। एक तो पता नहीं इन्हें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल जाती है। आखिर ये फालतू की चीज़ें लेकर कहाँ से आती है। कहाँ मिला इन्हें इतना बड़ा लॉकअप। बेकार में ही मैं अपने कमरे से निकली। इससे अच्छा तो मैं कमरे में ही रहती, तो कम से कम इस लॉकअप में बंद तो नहीं होना पड़ता। इस तरह से आरती अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। शाम को पवन आकर आरती को लॉकअप में देखता है और जल्दी से उसे बाहर निकालता है। पवन जी, ये माँ जी की कैसी अनोखी बीमारी है। मैं माँ जी की इस बीमारी से परेशान हो चुकी हूँ। मैं समझ सकता हूँ आरती, माँ की इस अनोखी बीमारी से तुम कितनी परेशान हो। हमें तो अब आदत पड़ चुकी है, बहुत जल्दी तुम्हें भी हो जाएगी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोना अपने कमरे में बैठकर आराम से हंसते हुए अपनी दोस्त से बात कर रही थी। अरे यार, तुझे क्या बताऊं, मुझे ना अपनी बहू को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। घर में सबको यही लगता है कि मुझे कोई अनोखी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। पर इन लोगों को कौन बताए कि ये सब तो मैं जानबूझकर करती हूँ। किसी को मुझ पर शक ना हो, इसलिए मैंने ये हरकत अपने बेटे की शादी से पहले ही शुरू कर दी थी, अरे पर तू ये सब क्यों कर रही है? ताकि मेरी बहू से कभी लड़ाई ना हो सके। और कभी लड़ाई हो भी तो बेचारी अपना ही माथा पीटती रहे। सच में सोना, क्या दिमाग पाया है तूने। वैसे तू कल क्या बनने वाली है? वैसे कल ना मैं पागल सास बनने वाली हूँ। अब आएगा मज़ा। बेचारी मेरी प्यारी बहू अपनी पागल सास को संभालेगी। मैंने तो सोच लिया है कि किस तरह मुझे अपनी बहू को परेशान करना है। इस बात से बेखबर सोना कि उसकी सारी बात उसकी बहू आरती सुन रही है, वो आराम से अपनी सहेली से बात कर रही होती है। अब आरती को पता चल जाता है कि उसकी सास को कोई अनोखी बीमारी नहीं है, बल्कि वो ये सारी हरकतें आरती को परेशान करने के लिए कर रही है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं माँ जी, अगर आप शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूँ। बनिए कल पागल सास। देखिए तो कल कैसे मैं आपका पागलपन और आपकी अनोखी बीमारी दोनों को ठीक करती हूँ। अब ऐसे ही अगले दिन प्लान के मुताबिक सोना पागल सास बनने का ढोंग करती है और बार बार अपनी बहू को परेशान करने लगती है, जिसके बाद आरती घर में कुछ पागल डॉक्टर को बुला लेती है। अच्छा हुआ डॉक्टर जो आप समय पर आ गए। मेरी सास तब पूरी तरह से पागल हो चुकी है। आप जल्दी से इन्हें पागल खाने ले जाइए। क्या पागल खाने? अरे बहू, तेरा दिमाग तो सही है ना। डॉक्टर, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। माँ जी, हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। पवन बेटा, मैं सच में पागल नहीं हूँ। मैं ये सब बस बहू को परेशान करने के लिए करती थी। अब तू ही बहू से बोलना कि डॉक्टर को वापस जाने को कहे। मैं पागल खाने नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। माँ, मुझे और आरती को अच्छी तरह से पता है कि आप बिल्कुल ठीक है। कल जब आप अपनी दोस्त से बात कर रही थी ना, तब आरती ने आपकी सारी बात सुन ली थी। बस तभी आरती और मैंने प्लान बनाया आपको सुधारने के लिए, और ये सब कुछ हमारे ही प्लान का हिस्सा था। माँ जी, अब आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे कभी भी इस तरह से परेशान नहीं करोगी। अगर आपने इस तरह से अब मुझे परेशान किया ना, तो मैं सच में आपको पागल खाने भेज दूंगी। बहू, अब तो मैं तुझे सपने में भी परेशान नहीं करूंगी। अब सोना की अनोखी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उस दिन के बाद कभी भी सोना आरती को परेशान करने का सोचती भी नहीं। अरे माँ, कल तो मैं बहुत बिजी थी। हाँ, वो कल मेरी ननद आई थी ना यहाँ खाने पर, इसलिए। अब छोड़ो ना, क्या बताऊँ तुम्हें। उनके पति को तुम जानती हो ना कैसे हैं। जब से आए थे बस बोतल लेकर बैठ गए और पीने के बाद इतना हल्ला किया कि क्या बताऊँ। अरे मेरी ननद तो कुछ कहती नहीं उन्हें, वो खुद ही ऐसी है। दिव्या, मेरे कपड़े निकाल दो। हाँ, बस 2 मिनट निकाल देती हूँ। अच्छा माँ, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ, ठीक है? जब देखो बस यही काम होता है, यहाँ की बात अपने मायके में करना। पता नहीं ये औरतें चुप क्यों नहीं रह सकती। ये लीजिए आपके कपड़े। और कुछ चाहिए आपको? हाँ, थोड़ी सी शांति और सुकून चाहिए था, दे सकती हो? क्या कुछ भी कह रहे हैं आप? छोड़ो, जाने दो। मैं शाम को आज जल्दी आ जाऊँगा, बाजार में चलेंगे। माँ की दवाइयाँ और घर का कुछ सामान लेना है। हाँ ठीक है, मैं तैयार रहूँगी। चलो मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। आकाश ऑफिस के लिए निकल जाता है और दिव्या यहाँ फिर अपनी माँ को अपने ससुराल का हाल सुनाने लगती है, जिसे देखकर उसकी सास मुंह बनाने लगती है।
पता नहीं क्या मिलता है इन लड़कियों को घर की बात बाहर करने में। कितनी बार टोका है फिर भी मानती नहीं है। बस पूरा दिन ससुराल की बुराई करनी है बस। माँ जी कुछ कहा क्या आपने? अरे नहीं, मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ तुम्हें, तुम किसी की सुनती भी हो? माँ जी मैं तो आपकी ही सुनती हूँ, आपके ही नक्शे कदम पर तो चलती हूँ मैं। हाँ बढ़िया, ये मेरे नक्शे कदम पर चलने वाली। मैं आपके लिए चाय लेकर आऊँ माँ जी? आपके सर में दर्द हो रहा होगा ना? हाँ, अब तुम्हारे साथ रहती हूँ, थोड़ा सा दर्द होना तो लाजमी है भाई। मेरा भी यही ख्याल है आपके बारे में। क्या? कुछ नहीं, चाय लेकर आती हूँ। दिव्या ने शाम का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर लिया था और आकाश भी घर वक्त से आ गया था। अब दोनों बाजार जाने के लिए निकल गए। तुम यहाँ रुको, मैं माँ की दवाइयाँ लेकर आता हूँ। हाँ, तब तक मैं यहाँ सब्जियाँ देख लेती हूँ। आकाश सामने के मेडिकल की दुकान से दवाइयाँ लेने जाता है। तब तक दिव्या सब्जी वाले के यहाँ सब्जी देख रही थी। तभी उसकी स्कूल की सहेली उसे वहाँ मिल जाती है। अरे दिव्या तुम यहाँ? अरे पिंकी तुम यहाँ? कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ, ससुराल को क्या होना है अब, बहू जो है उनकी सेवा करने के लिए। क्यों, क्या हुआ? तेरी सास तेरी मदद नहीं करवाती क्या काम में? अरे क्या बताऊँ तुझे, मेरी सास को पलंग तोड़ने से फुर्सत मिले तब कुछ करेगी ना वो। हाय हाय, इससे अच्छी तो मेरी सास है, बहुत मदद करवाती है काम में। अरे मेरी सास को तो पानी का ग्लास भी हाथ में चाहिए और वो पानी पीकर पानी का ग्लास भी वहीं रख देती है। बोलो, इतनी कामचोर है कि क्या बताऊं तुझे। मैं जब नई नई शादी करके आई थी ना, तब तो कहती थी तुम मेरी बेटी जैसी हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। बेचारी तू भी कहाँ फंस गई यार। दिव्या, हो गई तुम्हारी सब्जियाँ? हाँ हाँ, बस हो ही गई। पिंकी तू मुझे अपना नंबर दे दे, मैं तुझे कॉल करूंगी, ठीक है? हाँ ले ले, और मुझे बताना ठीक है, सब कुछ विस्तार से। पक्का। दिव्या पिंकी को अपना नंबर दे देती है और ये सब आकाश गुस्से से देख रहा था, जैसे वो बस इंतजार कर रहा था कि कब वो घर पहुंचे और दिव्या पर चिल्लाए। दे आई अपनी सहेली को नंबर। हाँ, अब उसके साथ भी अपने ससुराल की चुगली करोगी, है ना? अरे क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझसे पूछ रही हो मैं गुस्से में क्यों? तुम्हारी खुद की हरकतों की वजह से। अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पर यूं इस तरह चिल्ला रहे हैं? आज मैंने सब कुछ सुन लिया कि तुम अपनी सहेली से क्या कह रही थी, और ये हरकतें मैं कई दिनों से नोट कर रहा हूँ। एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये तुम्हारा मायका नहीं है जहाँ तुम मेरे परिवार की बेइज्जती करती रहो और मैं चुपचाप बर्दाश्त करता रहूँ। हाँ, ये बात तो मैं भी कब से कहना चाहती थी। अच्छा हुआ तूने कह दिया आकाश बेटा। अच्छा, अब आपको ये बात बुरी लग रही है, और उसका क्या जो मेरे साथ आज तक करते आए? हमने क्या किया? अच्छा, आपको याद नहीं है? कोई बात नहीं, मैं याद करवाती हूँ आपको एक एक बात। आपको याद है जब मेरे भाई की शादी से हम लौटे थे, तब आपने क्या किया था? अरे हो आए दोनों। कैसी रही तेरे साले की शादी? अरे खाक शादी माँ, इनके घर वालों को तो कोई अकल ही नहीं है। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने इन लोगों को अपनी बहू दे दी। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही आकाश। इसके माता पिता को उठने बैठने के व्यवहार की कोई समझ ही नहीं है। पता नहीं हमने कैसे इनसे रिश्ता जोड़ लिया। अरे ये तो छोड़ो, इन्हें तो कपड़े पहनने का ढंग तक नहीं है। पता नहीं कैसे अजीब से रंग के कपड़े पहन कर रखे थे। ऐसी बात नहीं है, मेरे घर वाले सिंपल ज़रूर है, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। अरे छोड़ो, मैं जानता हूँ मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। उस दिन आपने अपनी माँ के सामने मेरे घर वालों के बारे में न जाने क्या क्या कहा, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद आपको याद है मेरी माँ ने आप सबके लिए तोहफे भेजे थे, और माँ जी ने क्या किया था? माँ जी, ये रहे तोहफे, प्रिया दीदी के हैं, आप देख लीजिए। अरे बहू, अगली बार से ना अपने मायके से तोहफे मत मंगवाया कर, उनकी चॉइस ही नहीं है कोई। क्या माँ जी, ये सब तो आपकी पसंद का ही है। एक मिनट, प्रिया का फ़ोन आ रहा है। हेलो प्रिया। हाँ माँ, आ गई तोहफे भाभी के मायके से? हाँ आ तो गए, लेकिन इतने भी खास नहीं है। पता नहीं कैसी चॉइस है इनकी, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मेरे लिए जो सूट भेजा है ना, मैं तो बिल्कुल नहीं पहनने वाली। अच्छा, तो फिर मेरा भी तोहफा ऐसा ही होगा, मैं भी नहीं लेने वाली। अरे हाँ, तेरे लिए भी कुछ खास नहीं भेजा। मैं तो कहती हूँ ये तो हम है कि उनसे कुछ कहते नहीं, और कोई होता तो सीधा सुना देता। सही कह रही हो,
मुझे तो भाभी के मायके वाले पहले दिन से ही पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या है, रिश्ता है तो निभाना तो पड़ता ही है। हाँ, इसकी माँ तो बिल्कुल ही सीधी सादी से, उन्हें तो किसी चीज की कोई खबर ही नहीं रहती। माँ जी ने मेरे मायके वालों की सारी बातें प्रिया दीदी से कह दी, वो भी मेरे सामने, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा मुझे उस दिन लगा जब आप बाहर खड़े अपने दोस्त शेखर से बात कर रहे थे। और बता भाई, सब कुछ कैसा चल रहा है? मैंने सुना तेरा ससुराल तो यहीं इसी शहर में है। तेरे तो जलसे है भाई, ससुराल की सेवा का मज़ा लेता होगा भरपूर। अरे खाक मजा यार, मेरे ससुराल वालों के बारे में तो तू बात ही मत कर। उन्हें ना तो दुनियादारी की कुछ समझ है और ना ही सेवा करने की। अरे क्या हुआ, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे पिछली बार मैं जब ससुराल गया था तो उन्होंने खाने में भिंडी की सब्जी बनाई थी। अरे बोलो, कौन दामाद को भिंडी और टिंडे खिलाता है? सच में तेरे ससुराल वाले तो गजब के कलाकार हैं। अरे ये तो कुछ नहीं, लिफाफे में मुझे 200 रुपया देते हैं। बोल, अब क्या ही तारीफ करूं अपने ससुराल की मैं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप मेरे मायके वालों की हर छोटी बड़ी बात दूसरों से करते, उनकी मजाक बनाते, उनकी बेइज्जती करते। तब आपको एहसास नहीं हुआ कि ये भी गलत है। लेकिन जब मैंने वही चीज़ आपके साथ की तो आपको याद आ गया कि ये मेरा मायका नहीं है। पति और पत्नी दोनों शादी के वक्त वचन लेते हैं कि वो एक दूसरे के परिवार की इज्जत करेंगे, उनका साथ देंगे। ये सिर्फ बहू का फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपने ससुराल वालों की बातें बाहर ना निकाले। दामाद का भी यही धर्म है कि वो अपने ससुराल वालों की इज्जत करे, उनका सम्मान करे। मैंने आपको बस वही स्वाद करवाया जो आपने मुझे परोसा था। तुमने सही कहा दिव्या, मैं ये बात भूल गया था कि शादी 2 लोगों के बीच में है और 2 परिवारों के बीच में भी होती है। तुमने बिल्कुल सही किया। आज मैं वादा करता हूँ कि मैं इन दोनों परिवारों की इज्जत का ख्याल रखूंगा। सुरभि बहू, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बनाया है। अदरक, लौंग, इलायची सब कूट कर डाला है इसमें, ताकि तुम्हारी सर्दी फटाफट से ठीक हो जाए और तुम चैन की सांस ले सको। थैंक यू बड़ी माँ जी। ओ मैडम, सर्दी ही हुई है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं जकड़ गई तुझे जो इतना बड़ा बतंगड़ बना रही है खामखा। चल जल्दी से उठ और कल के लिए 2 सब्जियां काट के रख और रसोई साफ करके ही सोना, वरना कॉकरोच मंडली को मंडराने के लिए खुला मैदान मिल जाएगा। लेकिन माँ जी, मुझे डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। पहले ही ठंड का मौसम हो रखा है, ऐसे में अगर मैं पानी में हाथ डालूंगी तो मुझे तो बुखार ही हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, अपना बहुधर्म निभाओ। चलो उठो। सुरभि की 2 सास होती है, राजेश्वरी और उमा। सुरभि का पति जिगर होता है। जिगर के पिताजी के बड़े भाई की बीवी राजेश्वरी ने ही बचपन से जिगर को पाला पोसा होता है और उमा उसकी जन्म देने वाली माँ होती है। अब राजेश्वरी सुरभि को बहुत प्यार करती है और उसकी देखरेख भी करती है। वहीं उमा सुरभि से सिर्फ काम कराती रहती और उस पर अत्याचार करती। सुरभि बहू, तू अब तक हॉल की ही सफाई कर रही है? अरे शाम होने वाली है, सूर्यास्त के पहले झाड़ू मार ले आंगन में, वरना आप शगुन कर देगी सांझ के बाद झाड़ू मार के। मुझे 7 बजे दिया लगाना है। ठीक है माँ जी। सुरभि बहू, मैं कर देती हूँ आंगन साफ, तुम यहीं रहो, ठीक है? राजेश्वरी कभी कभार सुरभि की मदद कर देती। वो उसके पैर दबाती, उसकी पसंद का खाना पकाकर उसे खिलाती और उसे बहुत स्नेह देती। वहीं उमा तो बस किसी दुश्मन की तरह सुरभि के साथ बुरा बर्ताव ही करती रहती। अरे ओ कल मुही करम जली, अरे सारे कपड़े अब तक वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, कब धोएगी इन्हें? जाकर जल्दी से धो ले, बेशरम कहीं की। और हाँ, उसके बाद छत पर पापड़ और मिर्च सुखाने के लिए भी चली जाना। उमा, तुम सुरभि से इतना सारा काम क्यों करा रही हो? तुम्हें पता है ना उसकी तबीयत में अभी अभी सुधार आने लगा है, इतनी सख्त कैसे हो सकती हो तुम? जेठानी जी, आप तो चुप ही रहिए। मैंने आपको आज तक जिगर से मिलती जुलती किसी भी बात पर रोका टोका नहीं, लेकिन मेरी बहू और मेरे बीच में मत पड़िए। आपके पास मेरे बेटे की बड़ी माँ होने का हक है, लेकिन मेरी बहू तो सिर्फ मेरी ही है, और मैं उस पर अत्याचार करूं या उससे प्यार करूं, आपको उससे कुछ मतलब नहीं है, समझी? उमा राजेश्वरी को भी सुना देती है और वहाँ से निकल लेती है। बेचारी सुरभि को जब भी कोई परेशानी होती तब राजेश्वरी उसकी मदद करती।
ये जो कुछ हो रहा होता है घर में, जिगर ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। सुरभि अपनी बड़ी माँ जी यानी राजेश्वरी की उमा से ज़्यादा सेवा करती। बड़ी माँ जी, ये देखिए, मैंने आपके लिए ये स्वेटर बुना है अपने हाथों से। ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद है ना? और ये रंग भी। और हाँ, वो प्रीतमपुरा का खास गुड़ भी मंगवाया है मैंने आपके लिए। ठंड में गुड़ खाने का मज़ा ही कुछ और है, सच में। शुक्रिया मेरी बच्ची, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। मेरा जिगर बहुत भाग्यशाली है जो तुम जैसी बीवी मिली है उसे। उमा से राजेश्वरी और सुरभि के रिश्ते की नज़दीकियाँ देख ही नहीं जाती और वो जलन के मारे कहती है, इन दोनों का रिश्ता तो माँ बेटी से भी कुछ ज़्यादा ही गहरा हो रहा है। लेकिन यह नहीं जानते कि आग लगाकर हाथ सेकने में इस उमा को बरसों का तजुर्बा है। अब मैं इन दोनों के रिश्ते को ऐसी नज़र लगाऊंगी कि बस कांच की तरह टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा इनका ये अनमोल नाता। अगले दिन जब जिगर सुरभि के लिए साड़ी लाता है, तभी उस साड़ी को उमा चुपके से चुरा लेती है। अब ये साड़ी बनेगी राजेश्वरी की रज़ाई। उमा राजेश्वरी की बेडशीट की जगह वो साड़ी बिछा देती है और राजेश्वरी भी गहरी नींद में उसी पर सो जाती है। उसी शाम चिल्लाते हुए उमा भाग भाग कर सुरभि के पास आती है। हाय हाय सुरभि बहू, वो देख, तेरी इतनी महंगी साड़ी जो जिगर ने तेरे लिए लाई है खास, उसे बेडशीट बनाकर तेरी बड़ी माँ जी उस पर सो रही है खर्राटे मारते हुए। क्या? सुरभि जब राजेश्वरी के कमरे में आती है तो अपनी नई साड़ी को बेडशीट के रूप में देखकर वो हैरान रह जाती है। राजेश्वरी झट से उठ जाती है और सुरभि से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे सच में नहीं पता था कि ये तुम्हारी नई साड़ी है जो जिगर ने तुम्हें तोहफे के तौर पर दी है। माफ़ कर दो बेटा। छोड़ो, अब इसे अपनी बेडशीट के जैसे ही इस्तेमाल करो। देखो तो, बेड की कोने से लगकर ये थोड़ी सी फट भी गई। सुरभि राजेश्वरी से रूठ जाती है। फिर एक रोज़ जब सुरभि को अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना होता है, तभी राजेश्वरी उसे एक आयुर्वेदिक फेशियल पैक बनाकर देती है, जिसमें उमा कुछ मिला देती है और उसे अपने चेहरे पर लगाने के बाद सुरभि काली हो जाती है। नहीं, ये क्या हो गया मेरे रंग को? मैं अचानक गोरी से काली कैसे हो गई? बड़ी माँ जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं तो तुझे अभी भी चेतावनी दे रही हूँ बहू। ये जो मेरी जेठानी है ना, वो बड़ी चालू है। इसलिए तो मेरे बेटे को भी पाला पोसा और अपनी तरफ खींच लिया। खुद तो बांझ है, इसलिए मेरे बेटे को अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया। और अब तुझे परेशान कर रही है ताकि तुझे भी जिगर से अलग कर दे, वरना प्रॉपर्टी का हिस्सा कैसे मिलेगा उसे। उमा की इन बातों को सुनकर सुरभि कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। उमा सुरभि को राजेश्वरी के खिलाफ भड़काने की कोई कसर नहीं छोड़ती। सुरभि अब धीरे धीरे राजेश्वरी से कटी कटी सी रहने लगती है। 2 दिन बाद मेडिकल ट्रीटमेंट से उसका चेहरा फिर से गोरा हो जाता है। एक सुबह, अरे वाह, आज तो नाश्ते में कुछ स्पेशल बनाया लगता है। खुशबू तो सीधे मेरे कमरे तक आ रही है। वाह 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 वाह। हाँ बेटा, आलू के पराठे बनाए हैं और पुदीने की चटनी। तुझे ठंड में पुदीने की चटनी पसंद है ना? ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और मक्खन का तो तू दीवाना ही है, पगलू कहीं का। दो जल्दी से दो बड़ी माँ, मेरे पेट में चूहों ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। नहीं जिगर, तुम बड़ी माँ जी के हाथ के बने पराठे नहीं खाओगे, तुम्हें मेरी कसम। ये लो, ये सैंडविचेस बनाए हैं मैंने, इन्हें खाओ। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ अभी। लेकिन तुम्हें ये अचानक से हो क्या गया है सुरभि? ये हुई ना बात मेरी बहू। राजेश्वरी और जिगर सुरभि के इस बदले से व्यवहार को समझ नहीं पाते। सुरभि बेटा, क्या हुआ? तुम मुझसे अब तक गुस्सा हो? मैंने सच में गलत पैक नहीं बनाया था। मुझे आपसे कुछ बात ही नहीं करनी। आपका असली रंग मुझे अब धीरे धीरे नजर आने लगा है कि आप मन की कितनी काली हो। शाम में जब सुरभि टेरेस पर सुखाए हुए कपड़े निकालने जाती है, तभी वहां पर राजेश्वरी की साड़ी पहनकर उमा आती है और उमा ने अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाया होता है
और वो सुरभि का हाथ मरोड़ने की कोशिश करती है। छोड़िए बड़ी माँ जी, छोड़िए मुझे। हटाइए अपना नकाब, हटाइए। मैं जानती हूँ आप मुझे क्यों परेशान कर रही हो। नामो निशान मिटाना चाहती हो ना आप मेरा। हटिए। सुरभि उमा के चेहरे पर लगा हुआ मास्क हटाने की बहुत कोशिश करती है, पर हटा नहीं पाती। तभी वहाँ पर जिगर और राजेश्वरी आते हैं और सुरभि ये देखकर चौंक जाती है। जिगर उमा के चेहरे पर चढ़ा हुआ मास्क हटाता है और उमा की असलियत सबके सामने आ जाती है। इसका मतलब माँ जी आप मुझे परेशान कर रही थी और बड़ी माँ जी के खिलाफ भड़का रही थी। छी, लानत है आप पर। माँ, आपने तो सिर्फ मुझे जन्म दिया है, लेकिन बड़ी माँ ने मुझे पाला है, पोसा है। कम से कम उसका तो एहसान कर लेती आप। लेकिन आज आपने सारी हदें पार कर दी। पापा और बड़े पापा को भी ये देखकर आज बहुत दुख हो रहा होगा। मुझे माफ़ कर दो बच्चों। वो मैं कुछ मत कहो उमा, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। थोड़ी देर बाद जिगर, सुरभि और राजेश्वरी अपना सूटकेस पैक कर लेते हैं और जिगर उमा से कहता है, माँ, मैं आपको इस घर से निकाल तो नहीं सकता, इसलिए मैं बड़ी माँ को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से और आपसे कोसों दूर। आपको आपका घर और अकेलापन मुबारक हो। नहीं, रुक जा बेटा, रुक जा, मेरी बात सुन। उमा बहुत रोकती है, लेकिन जिगर नहीं रुकता और वो अपनी बड़ी माँ और बीवी के साथ चला जाता है।